हम लोग एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल पे देख रहे हैं और योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में जान रहे हैं। पिछले दिन हम लोग नीति आयोग के बारे में नहीं जान पाए थे क्योंकि योजना आयोग भी अभी अधूरा ही था। योजना आयोग को हम लोग पाँच पाँच पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं, यानी कि 1974 से लेकर के 1978 तक, जो कि हमारा चार साल ही चला, क्योंकि इसमें कौन बन गए थे, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री। और इन्होंने इस पंचवर्षीय योजना को हटा दिया था, खारिज कर दिया गया था, इसलिए यहाँ पर 4 साल तक ही रही, लेकिन नाम क्या था, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। आज उसके बाद हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो चलते हैं, आगे आते हैं। ये सब हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके थे। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 4 साल ही चला, तो उसके बाद यहाँ पर ज़्यादा दिन तक सरकार नहीं चल पाई थी मोरारजी देसाई का। जब तक वो चले, जनता पार्टी चली, तब तक ये नया सा प्लान लेकर के आए, जिसको कहा गया रोलिंग प्लान। क्या नाम दिया गया, रोलिंग प्लान। और रोलिंग प्लान में क्या था, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कहता है यह अस्थिरता का दौर था, अस्थिरता का दौर था, क्योंकि यहाँ पर क्या बन गई थी, जो आपातकाल लगा उसके बाद सरकार स्थिर नहीं रही थी। जनता पार्टी सरकार ने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और एक नई छठी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत पेश की। बदले में 1980 में इंदिरा गांधी से फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। सोचिए, जो कांग्रेस के द्वारा बनाई गई थी 1974 वाले, तो उसको खारिज कर दिया जनता पार्टी ने। ठीक है, कब, 1978 में जैसे जीत के आई उसे खारिज कर दिया गया। अब जब 1978 में ही ये पंचवर्षीय योजना लाई, लेकिन उनका नाम क्या रख दिया गया, रोलिंग प्लान। लेकिन ये चली कहाँ तक, 1980 तक। क्यों, क्योंकि फिर से ये मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है और फिर से सरकार आ जाती है किसकी, भारतीय नेशनल कांग्रेस की, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और जब आ जाती है तो ये रोलिंग प्लान को यहीं पर स्थगित कर दी जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि 1980 तक ही चला। कितने साल के लिए, तो 2 सालों के लिए। यानी हम अब बताओ, तू हमको नहीं लाइक करेगा तो हम लाइक करेंगे, यही बात यहाँ पर क्या कर दिया। इसी के तहत कांग्रेस को अच्छा, जनता पार्टी को अच्छा नहीं लगा कांग्रेस का, तो कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा जनता पार्टी का, तो दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिए, खारिज कर दिए। एक रोलिंग प्लान का तात्पर्य ऐसी योजना से है जिसमें योजना को प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती है। परिणाम स्वरूप इस पूरी योजना में आवंटन और लक्ष्य दोनों का अपडेट किया जाता है। फिर से पढ़िए, एक रोलिंग प्लान से तात्पर्य क्या थी, इस योजना को प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से करते थे, कि वार्षिक यानी 1 साल में हम लोग कर लेते थे, और इस मूल्यांकन के आधार पर ही अगले साल का हम लोग नियम बनाते थे कि कितना हमको पैसा खर्च करने हैं और कितने पैसे आएंगे। और इस परिणाम स्वरूप इसी योजना में आवंटन और लक्ष्य दोनों को अपडेट करते हैं कि कितना हमारा लक्ष्य है और कितना हमें प्राप्त हुआ था। अब इसके बाद जैसे इंदिरा गांधी की सरकार आती है तो छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक लाती है। कहता है इसने मूल्य नियंत्रणों पर को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया। यहाँ पर क्या किया गया कि इसने मूल्य नियंत्रणों को समाप्त किया गया। इसमें जो भी मूल्य था, पैसा था, ठीक है, कि ये मतलब कि इतना पर रहेगा या जितना पैसा का है उसको समाप्त कर दिया गया और कहा कि आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत करेंगे। यानी कि जिस तरह का मतलब जो भी सामान है उस तरह का उसको पैसा रहना चाहिए। कहता है इसे नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया। कहा कि ये नेहरूवादी समाजवाद था, सोशलिज्म था, इसको हम लोग देखेंगे कि अब इसके बाद इनकी जो नीयत है वो ठीक से नहीं चल पा रही है, तो आगे इसको समाप्त कर दिया जा रहा था। ठीक है, देखा कि अब ये छठी पंचवर्षीय योजना में ही इंदिरा गांधी की हालत खराब होने लगी थी। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। कहा गया कि जनसंख्या इतनी ज़्यादा वृद्धि कर रही थी कि भारत सरकार ने उस वक्त जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, अब वो क्या कर दी, वहाँ से परिवार नियोजन का कार्यक्रम शुरू कर दिया। क्या कि अब वहाँ पर नसबंदी भी करवाई गई। तो पहले एक बात बताते हैं, 1975 में जैसे ही ये लगा था आपातकाल, तो पकड़ पकड़ के लोगों को क्या करवाई गई थी, नसबंदी करवाई गई थी। कहता शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई कि अब एक नई सी बैंक होगी जो कृषि पर जोर देगी और कृषि के लिए ऋण उपलब्ध करवाएगी।
ठीक है, ये कब आई थी? छठी पंचवर्षीय योजना के तहत आई थी। याद रखना, कोई पूछ देगा कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ, तो बोलेंगे छठी पंचवर्षीय योजना में। और ये जो योजना थी सो 1980 से 1985 तक चली थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ये भी आपसे पूछ देगा कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होता है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। इस दौरान लक्षित जो विकास दर था वो 5.2 रखा गया था, लेकिन वास्तविक जो है 5.7 थी। तो इसका मतलब है कि अभी मेरा अब जो विकास की दर है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब हम लोग आते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना पर, जो 1985 से 1990 के पास आएंगी। ठीक है, राजीव गांधी इसी के दौरान उनकी भी मृत्यु हो जाती है, जो कांग्रेस के लीडर प्रधानमंत्री हुआ करते थे। कहते हैं ये योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी। इसने प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया। इन उद्देश्य में आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और सामाजिक न्याय प्रदान करते हुए रोजगार सृजन करना भी शामिल था। ठीक है, रोजगार सृजन का मतलब हुआ कि यहाँ पर रोजगार भी देने का प्रबंध करवाया गया कि नहीं, रोजगार इतनी आनी चाहिए। छठी पंचवर्षीय योजना के परिणामों ने सातवीं पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए एक मजबूत आधार दिया था। कैसे? क्यों? क्योंकि उस वक्त भी देख रहे थे छठी में कि पंचवर्षीय योजना में 5.2 था, लेकिन उससे बढ़ करके 5.7% का आर्थिक विकास दर हुआ। तो ये विकास दर जब ज़्यादा अच्छा मिलेगा तो अगले वाला में भी उसका सहायता मिलेगा। तो वही कह रहा कि छठी पंचवर्षीय योजना के जो परिणाम था, इस सातवीं पंचवर्षीय योजना के सफलता के लिए एक मजबूत आधार दिया था। इसने गरीबी विरोधी कार्यक्रम, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया कि भारत एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था रहेगा, किसी और देश से कोई मतलब नहीं रहेगा, किसी और देश की कंपनियां भारत में नहीं खुलेगी। ये बात पर जोर दिया गया था कि ऐसा हो। इसने वर्ष 2000 तक आत्मनिर्भर विकास के लिए पूर्व अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ध्यान केंद्रित किया था। कहा था कि हमारा जो देश है सो 2000 आते आते तक आत्मनिर्भर बन जाएगा और अपने पर ही विकास करेगा, किसी दूसरे के देश पर निर्भर नहीं करेगा। ये उनका लक्ष्य सोचा गया था कि ऐसा हो। ठीक है, लेकिन पता चलेगा आगे ही कि इस दौरान ही क्या होता है कि हमारी आत्मनिर्भर पूरे वर्ल्ड के लिए हमारी इकोनॉमी को ओपन कर दी गई थी। लक्षित वृद्धि दर यहाँ पर थी 5%, जबकि वास्तविक दर जो देखने को मिला वो 6.01% रही। अब हम लोग आते हैं वार्षिक योजनाएं। ये इस वक्त हमारा कह सकते हैं कि इस वक्त ये LPG रिफॉर्म जब आया तो पंचवर्षीय योजना को यहाँ पर नहीं लाई गई थी। तो वार्षिक योजनाएं क्या है? आठवीं पंचवर्षीय योजना 1990 में शुरू नहीं की गई। बाद के वर्ष 1991 92 को वार्षिक योजना के रूप में माना गया था। ठीक है, इसका कारण काफ़ी हद तक आर्थिक अस्थिरता थी। इसका कारण क्या था? पंचवर्षीय योजना क्यों नहीं लाएगी? क्योंकि यहाँ पर तो पैसा आने का संभावना ही नहीं रही थी। तो इस वजह से जब आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ से मतलब खर्च कर पाएंगे। तो इस कारण से यहाँ पर नहीं लाई गई थी और वार्षिक योजना को ही दिखाया गया कि एक साल का ही हम लोग देखेंगे और एक साल में देखेंगे कितना हम लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, कहते हैं भारत को इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा था। कहा जाता है कि भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार मात्र 15 दिनों के लिए ही था। ठीक है, तो यहाँ प्रधानमंत्री बने थे कौन? PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत की गई। पहले भारत में प्राइवेट कंपनियां उतना नहीं थी, लेकिन यहाँ पर कहेगी कि प्राइवेट कंपनियां भी अब आगे बढ़ चढ़ करके सरकार में पार्टिसिपेट कर सकती है। और लिबरल हुआ सरकार, बहुत ज़्यादा कठोर मतलब चलता था वहाँ पर नियम कानून, लेकिन भारत के नियमों में थोड़ी सी चेंज की गई और अपने जो इकोनॉमी है वो पूरे विश्व के लिए खोल दी गई कि आकर के विदेश के लोग भी भारत में निवेश कर सकती है। अब यहाँ से फॉरेन डिसइन्वेस्टमेंट में FDI आना शुरू होगा। ठीक है, और अब जब फॉरेन का लोग जब आएंगे
तो अपना विदेशी पैसा यानी कि डॉलर लेकर आएंगे। अब भारत के जो विदेशी मुद्रा भंडार का संकट था ये फिर ख़त्म हो गया। ठीक है, और ये कब हुए थी? 1991 से 1992। और ये पंचवर्षीय योजना ना करके इस वक्त वार्षिक योजना ही लाई गई थी। और ये मेन चीज़ जो करना था, इनमें मेन जो हकदार थे वो कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, और यहाँ पर किनके शासनकाल में वित्त मंत्री हुआ करते थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और नरसिम्हा राव जो थे ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अब आती है 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं योजनाओं ने उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया, यानी कि हमारा कह सकते हैं कि जो मॉडर्न युग में जैसे ही कंपनी जो खुलती हैं उस पर बढ़ावा दिया। कौन? 8वीं पंचवर्षीय योजना। ये आया 1992 से 1997। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य बन गया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत WTO का संगठन कब बना? तो 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। क्योंकि पहले भारत विदेशों से व्यापार उतना नहीं करता था, ये सिर्फ अंदर के ही लोग से व्यापार करता था। लेकिन 1992 में जब LPG रिफॉर्म आया तो वर्ल्ड से भी ट्रेड करना पड़ा, और जब करना पड़ेगा तो इसका सदस्य तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बनेगा ही, बनना तो तय ही था और बना ही। तो कहता इसके लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना था। 8वीं पंचवर्षीय योजना भी लक्ष्य जनसंख्या को वृद्धि को नियंत्रित करना ही था। गरीबी कम करना था, रोजगार सृजन करना था। ये रोजगार सृजन आज से नहीं कब से किया जाता है, लेकिन रोजगार उतना मिलती ही नहीं है। और जनसंख्या वृद्धि नहीं है, अभी भारत की जनसंख्या वृद्धि 2.9% है। ठीक है, अभी और होना कितना चाहिए? 2.5 होना चाहिए, तो ज़्यादा नहीं है। अगर इसको ऊपर अभी कंट्रोल कर देगा ना तो फिर हो सकता है देश बहुत ज़्यादा क्राइसिस में चला जाएगा ह्यूमन पावर का, मैन पावर का। इसलिए अभी जो रेट है वो अभी रेट ठीक है, वृद्धि दर। और रोजगार सृजन तो करना, अभी जनसंख्या है तो ये नहीं कहेंगे रोजगार नहीं तो जनसंख्या के कारण है, नहीं, जनसंख्या है तो रोजगार और भी आसान है निकालना। एक आदमी अगर कोई नौकरी करता है तो समझो कुछ 4 आदमी को जॉब देता है। ठीक है, जैसे एक बात बताइए कि अभी हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं ये चीज़, अगर ये स्टार्ट हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किया, आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें हम कर क्या सकते हैं? इसमें हम कुछ दिन के बाद इसमें रखेंगे कुछ आदमी को, कुछ मतलब जो भी टेक्निकल टीम को रखेंगे, जो कि उन लोग अपना PPT तैयार करके, या फिर PPT तैयार करना हो या इंटरनेट पर अपलोड करनी हो या कुछ भी और भी चीज़ हो, वो सब करेंगे। तो हम एक काम कर रहे थे, लेकिन हम अपने पीछे भी और लोगों को लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे एक हर जगह पर आप देखोगे कि कोई अगर एक गाड़ी खरीदा 4 व्हीलर, तो क्या करता है? ड्राइवर को रखता है, तो कम से कम ड्राइवर को तो उसने नौकरी दिया। ठीक है, तो अब जब गाड़ी खरीदा तो कहीं ना कहीं धुलाने जाएगा, तो जहाँ पे धुलवाने जाएगा तो भी तो अपना रोजगार कर रहा है। तो इस प्रकार से रोजगार बढ़ते जाते हैं। जब पॉपुलेशन है, जब पॉपुलेशन में जनसंख्या है, तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि रोज़गार नहीं मिलेगी, रोज़गार है, सिर्फ रोज़गार बनाने की क्षमता चाहिए। कहते हैं बुनियादी ढांचों के विकास को मजबूत करना था, पर्यटन का प्रबंध करना था, पर्यटन मतलब कि जो घूमने वाला, मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना आदि, ये सब कही गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इसने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया गया कि विकेंद्रीकरण किया जाएगा। अब इसमें चुनाव जब होंगे तो सभी को बहुत अलग अलग लोग को अलग अलग काम दिया जाएगा, यानी सबका पावर अलग अलग दिया जाएगा। इसमें लक्षित रखा गया था कि हम जो ग्रोथ करेंगे 5.6% से करेंगे, लेकिन वास्तविक दर जब देखा गया अविश्वसनीय था, एकदम आश्चर्यजनक था। और ये कितना ग्रोथ कर गई? 6.8%, क्योंकि इस वक्त हमारे भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ चुके थे, FDI आ चुकी थी। अब बात आती है किस 9वीं पंचवर्षीय योजना में। 9वीं पंचवर्षीय योजना में क्या है कि 1997 से लेकर 2002 तक इसमें सरकार चलती है किनकी? अटल बिहारी वाजपेयी की। इसने स्वतंत्रता के बाद भारत के 50 वर्षों का चिन्हित किया। कौन? 1997 से 2002 तक। 1947 में आज़ाद हुआ, तो इसके 50 वर्ष के बाद कितना हुआ? 1997। तो ये पहली बात है कि इसने भारत स्वतंत्रता के बाद भारत के 50वें साल के लिए चिन्हित किया, और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया। ठीक है,
इसने गरीबी के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक क्षेत्रों हेतु समर्थन की पेशकश की और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के मामले में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों ने संयुक्त रूप से प्रयास किया। यानी कि कहने का मतलब है कि जब हम कैसे आर्थिक स्थिति को सुधारे, इसमें सरकारी व्यवस्था तो लगी हुई थी, साथ साथ निजी क्षेत्र भी संभाले। जैसे टाटा ग्रुप हो गया, महिंद्रा ग्रुप हो गया, जियो, रिलायंस हो गया, ये सब इंडस्ट्रियों ने बहुत नौकरी दी, जिसके कारण से सरकारें तो नौकरी निकाली ही और ख़ास करके इन लोगों भी निकाला, तो जा करके देश में आर्थिक स्थिति सुधर पाई। तीव्र विकास और लोगों के जीवन की गुणवत्ता के बीच संबंधों को संतुलित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था कि तीव्र विकास, जल्दी से विकास हो और लोग के जीवन में क्या हो, अच्छा से जीवन जी सके और सभी को संतुलन व्यवस्था स्थापित करने के लिए इस पर ध्यान दिया गया। इसके अलावा अन्य उद्देश्यों में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को सशक्त बनाया गया। जो भी लोग थे जिनको जो चीज़ नहीं मिल पा रहा था सामाजिक रूप से, जैसे मंदिर में जाने का अलाव नहीं था कि नीचे तब के लोगों को, तो ये सब लोग को क्या किया, सशक्त बनाया गया। आत्मनिर्भरता विकसित करना और देश के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना शामिल था। पहले क्या था, जो शिक्षा का अधिकार था, आज 21 के काम में रखा गया है कि सभी का शिक्षा का अधिकार है। पहले ही जरूरी नहीं था, क्योंकि पहले के पास पैसा नहीं था लोगों के पास, सरकारों के पास, तो ये राज के नीति निर्देशक तत्व में था। लेकिन अब जब ये 9वीं पंचवर्षीय योजना आई और इसमें कहा गया कि सरकार अब पैसे सबके पास हो गई, तो कहा गया कि सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पहले दिया जानी चाहिए। इस योजना के रणनीतियों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए निर्यात की उच्च दर में वृद्धि करना तथा तीव्र विकास के लिए दुर्लभ संसाधनों का कुशल उपयोग आदि शामिल था। यानी अब निर्यात जब करते ना तो उच्च दर में वृद्धि करना था। जो हम लोग करेंगे निर्यात, उसमें ज़्यादातर पैसे कमाएं, इसको पर भी जोर दिया गया था। इसमें लक्षित रखा गया था 7.1%, लेकिन ये वास्तविक दर कितनी रही, 6.8। एक मिनट। अब आते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना के पर। कहते इस योजना की विशेषताओं में समावेशी तथा समान विकास को बढ़ावा देना था। इसने प्रति वर्ष 8% जीडीपी, ठीक है, विकास दर का लक्ष्य रखा। जीडीपी कितना हो, ग्रॉस डेवलपमेंट जो भी था जीडीपी था। एक मिनट रुकी 1 मिनट। हाँ, 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या था कि इसने जीडीपी कितना रखा था। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये समझते हो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे एक अगर हमारे भारत देश ये है, अब इसमें विदेशी कंपनी भी है और इंडियन कंपनी भी है, दोनों को जितना दोनों ने मिलाया बनाया उस सब के यहाँ पर काउंट करेंगे, वो सब जाएंगे जीडीपी में। और एक होता है जीएनपी, जो पैसा होता है, तो ये पैसा नहीं, विदेश वाले को हम लोग नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि वो विदेशी तो पैसा कमाए तो विदेश लेकर भाग गए, भारत में नहीं रहा। इसीलिए हम यहाँ पर जीएनपी में हम लोग नहीं रखते हैं किसको, विदेश को। लेकिन जीडीपी में विदेशी लोग कंपनी जो बनाई प्रोडक्ट की, जो भी प्रोड्यूस की, और यहाँ से जो भारतीय कंपनी की, उस सब को यहाँ पर जीडीपी में काउंट की जाएगी। तो इसने प्रतिवर्ष 8% के जीडीपी विकास दर रखा था। इसका उद्देश्य गरीबों को 50% तक कम करना था और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना था। 80 मिलियन कहने का मतलब हुआ 8 करोड़। 1 मिलियन में 10 लाख, तो बताइए 80 मिलियन में कितना हो गया, 8 करोड़। 8 करोड़ लोगों को सोचा था कि उसमें क्या कर दे, रोजगार दे दें। इसके अलावा इस उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। जो भी क्षेत्रीय में असमानताएं थी, ठीक है, जाति भेदभाव, सब चीज़ को क्या करना था, कम करना था। इसने 2007 तक शिक्षा और मजदूरी क्षेत्रों में मजदूरी दरों के क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल को कम करने पर भी जोर दिया गया और लक्षित विकास दर रखा गया था कितना, 8.1%, लेकिन वास्तविक विकास दर कितना रही, 7.6%। फिर भी कहा जाएगा कि फिर भी ठीक ठाक परसेंटेज चल रही थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। कहता है 11वीं पंचवर्षीय योजना उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने और दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ आईटी संस्थानों पर ध्यान केंद्रित किया गया। यानी अब भारत को समझ में आ रहा है कि अब हम लोग आईटी संस्थान रखेंगे, कंप्यूटर वाला काम रखेंगे, सॉफ्टवेयर वाला काम करेंगे, ठीक है। अपने उद्देश्यों के साथ बहुत महत्वपूर्ण थी। उदाहरण 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो वर्ष 2010 में लागू किया गया। इसने
6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया। यानी सोचिए कितने साल के बाद 1947 में भारत आज़ाद होती है, लेकिन 2010 में लागू की जाती है। कितने साल बाद? 50 और 10 60, 60 और 3 63 वर्षों के बाद भारत के बच्चों को 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कर दी गई थी। ठीक है, इसके मुख्य विषय वस्तु थी तीव्र और अधिक समावेशी विकास करना। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिर और लैंगिक असमानताओं में भी कमी करना था। जो लैंगिक असमानता था उसमें भी कमी करना था। इसकी रूपरेखा सॉरी सी रंगराजन ने तैयार की थी। इसकी किसकी? 11वीं पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा कौन की थे? सी रंगराजन। वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के पर भी बल दिया गया और लक्षित विकास दर 9% से रखा गया था, लेकिन वास्तविक कितना रही? 8% ही रही। और इस पर कौन रहेंगे प्रधानमंत्री? डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि उन्होंने 2004 से लेकर के 2014 तक रहे थे। अब आते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना है। इसके बाद आएंगे नीति आयोग। ये रही थी 2012 से 2017 तक। इस योजना के विषय वस्तु तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास करना था। फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा जोर दी गई। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करना और सभी गांवों को बिजली आपूर्ति प्रदान करना था। यानी भारत के हर एक गांव में बिजली पहुंच जाए, ये चीज़ मतलब करना था। ठीक है, कब? 12वीं पंचवर्षीय योजना में। बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां पर बिजली नहीं थी। इसका उद्देश्य स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना तथा उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना था, कि किस तरह से बच्चे उच्च शिक्षा तक भी पहुंच पाए। इसके अलावा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना था और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल था। गैर कृषि क्षेत्र यानी कि कृषि को भी छोड़ करके हम लोग सर्विस सेक्टर के भी नए अवसर को लिए इसमें काम करना था। लक्षित वृद्धि दर रखी गई थी 9%, लेकिन वर्ष 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस 12वीं योजना के लिए 8% की वृद्धि दर को ही मंजूरी दी थी। लक्षित दर रखा कि 9% हो, लेकिन इसने कहा कि नहीं 8% ही रखा जाए। और इस प्रकार से हमारी पंचवर्षीय योजना जो थी 12 के 12 पंचवर्षीय योजना हम लोगों ने पढ़ लिया। एक बार और इसको देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। हम लोग अब पढ़ते हैं नीति आयोग। नीति आयोग कतः स्वाधीनता के बाद हमारे देश ने तत्कालिक सोवियत संघ के समाजवादी शासन की संरचना को अपनाया, जिसमें किसके रखा हम लोग स्टार्ट किए थे? सोवियत संघ, जिसमें योजना बनाकर काम किया जाता था। पंचवर्षीय तथा 1 वर्षीय योजनाएं काफ़ी लंबे समय तक देश में चलती रही। ठीक है, पंचवर्षीय योजना और 1 वर्षीय योजना। 1 वर्षीय योजना बीच बीच में आते गया था, और ऐसे भी जो बजट होता है वो 1 वर्षीय योजना ही होता है। योजना आयोग ने नियोजन इकाई के रूप में दशकों तक योजनाएं बनाने का काम को अंजाम दिया। कौन? योजना आयोग ने। लेकिन केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया। इसमें सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की दृष्टिकोण की परिकल्पना को स्थान दिया गया, कि इसमें अधिकतम शासन तो होगा लेकिन सरकार इसमें कम होगी, फिर भी उसमें क्या होगी? काम ज़्यादा करना होगा। अब प्रासंगिक हो गया था योजना आयोग। देखिए क्या ज़रूरत है इसको लाना, उसके लिए कहता 65 वर्ष पुराना योजना आयोग था, जो कमांड अर्थव्यवस्था संरचना में तो प्रासंगिक था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में यह प्रभावी नहीं रहा था। कौन? पंचवर्षीय योजना। बीच में देखते होंगे कि कुछ वर्ष ऐसे थे जिसमें पंचवर्षीय योजना अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था। भारत विविधताओं वाला देश है और इसके राज्य आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं, जिनकी अपनी भिन्न भिन्न ताकतों और कमजोरियां हैं। जैसे अगर विकास दर देखा जाए
तो भारत को भी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, जिसमें यूपी अकेले बोला है कि हम $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी बना लेंगे। तो समझे कि यूपी एक, तो बाकी 27 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, सब मिला करके $4 ट्रिलियन को करना है। फिर भी बिहार सबसे पीछे ही रहेगा, है भी बिहार पीछे ही। ठीक है, अभी आप देखोगे तो एक, क्या बोला जाए इसमें, अभी देखिए वैकेंसी को, तो बिहार टीचर किसको बनना चाहता है? बिहार के लोगों को, लेकिन यहाँ पर बन कौन रहा है? तो बाहरी लोग। बाहरी को छूट देना होता तो 10% छूट होता, ज़्यादा नहीं होता, कि पूरे जनरल कैटेगरी में 10% पर सीट पर ही आप आ सकते हो, लेकिन यहाँ नहीं, आप जनरल में सभी सीट पर आ सकते हैं। इतना लोग धांधली किया है कि बीच बीच में आप पकड़ा रहा है लोग, तो ये तो गलत है ना। तो यही सब क्या की जाएगी, तो बिहार कहाँ से आगे बढ़ पाएगा? बिहार के लोग को रोजगार दोगे तब ना वो और भी लोग को रोजगार देगा। तो ये तो क्या बोला जाए इस पर। कहता है आर्थिक नियोजन के लिए सभी पर एक प्रारूप लागू हो, यह धारणा गलत है। ठीक है, आर्थिक नियोजन के लिए सभी पर एक ही तरह से लागू, ये गलत है कि अमीर आदमी पर भी एक ही तरह का हो और गरीब आदमी पर एक ही तरह हो, ये सही बात नहीं था। यह आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के प्रतिस्पर्धा के तौर पर स्थापित नहीं कर सकता था। कौन? योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना आयोग। इसीलिए उसको हटा करके इसके जगह पर क्या लाएगी? नीति आयोग। अब देखते हैं कि नीति आयोग में प्रशासनिक संरचना कैसे है, कौन कौन इसके सदस्य हो सकते हैं, कौन कौन आ सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जा सकती है। नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना, अध्यक्ष इसके कौन होंगे? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उपाध्यक्ष जो होते हैं सो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संचालन परिषद कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल। देखिए, राज्यपाल राज्य में होता है, लेकिन अगर हम देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश तो वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, यानी गवर्नर नहीं होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। तो संचालन परिषद में कौन होंगे? राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल। क्योंकि देखिए हर एक केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं होता, तो इसलिए उपराज्यपाल को रखा गया था। क्षेत्रीय परिषद, इसमें कौन होंगे? विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री करेंगे या प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ ऐसे व्यक्ति को नामित किए जाएंगे जो मुख्यमंत्री और उस उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। तदर्थ सदस्य कौन है? अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी बारी से 2 पदेन सदस्य मिलते हैं। जो भी अनुसंधान संस्थान है, ठीक, जो भी बड़े बड़े मतलब कि प्रौद्योगिकी संस्थान है, वहाँ से क्या करते हैं? दो पद रखे गए कि अब कहाँ कहाँ से लोग आ सकते हैं। ठीक है, मतलब कि कहीं से भी, जैसे मान लिया कि टाटा ग्रुप के भी वहाँ पर चेयरमैन आ सकते हैं, तो ये सब अनुसंधान संस्थान है, वहाँ से लाए जा सकते हैं। पदेन सदस्यता कौन थी? तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य होंगे। जो भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद में होते हैं, और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में पूरे लोकसभा का 15% से ज़्यादा नहीं रह सकते, यानी कि 80 मंत्रिपरिषद में हो सकते हैं, और उसी में से केवल कितने को चुन करके इसमें रखना होता है? 4 को रखेंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होंगे? तो भारत सरकार के सचिव, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है कि आप CEO रहेंगे, एक सचिव होते हैं जो कि कौन नियुक्त करेंगे? प्रधानमंत्री। विशेष आमंत्रित, प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ को भी इसमें बुलाए जाते हैं कि आप भी इसमें आकर के अपना योगदान दीजिए नीति आयोग में। ठीक है, जैसे एक, अब समझिए कि एक फुनसुक बांगड़ू जो थे, ठीक है, अब उनको बुलाया गया होगा क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा टेक्निक की चीज़ में पार्टिसिपेट किया, तो उनको भी आमंत्रित दे सकते हैं। कौन? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के 2 प्रमुख हब कौन है? टीम इंडिया हब, जो राज्यों और केंद्रों के बीच में इंटरफेस का काम करता है। टीम इंडिया हब क्या करता है? राज्यों और केंद्रों के बीच इंटरफेस, दोनों के बीच में काम करता है, दोनों को मिलाने का पुल का काम करता है। ज्ञान और नॉलेज एंड इनोवेशन हब, नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति कार्य करता है कि जिसका, यानी कि कैसे कैसे लोग क्या क्या उसमें सोचते हैं। नीति आयोग ने 3 दस्तावेज जारी किए थे, जिसमें 3 वर्षीय कार्य एजेंडा,
ये पहले ही बता चुके थे। 7 वर्षीय मध्यम अवधि यानी कि धीरे धीरे करके जो काम करना था, और 15 वर्षीय लक्ष्य का दस्तावेज। ये 3 तरह के दस्तावेज नीति आयोग ने उसमें प्रस्तुत किया था। नीति आयोग के कुछ उद्देश्य थे। इसमें क्या क्या उद्देश्य थे, अब उसके बारे में हम लोगों ने इसमें स्टडी करता हूँ। यह मानते हुए कि मजबूत राज्य ही देश एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। क्या माना गया था इसमें कि जो मजबूत राज्य है वही मजबूत राष्ट्र बना सकता है। संघीय सहभागिता की भावना को बढ़ाने के लिए राज्यों को निरंतर समर्थन तंत्र के माध्यम से सहयोग प्रदान करना, ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं बनाने के लिए तंत्र विकसित करना और सरकार के उच्च स्तरों तक इसे उत्तरोत्तर विकास करना। राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आर्थिक रणनीतियाँ और नीतियाँ भी शामिल की गई थी। ठीक है। समाज के उन वर्गों को पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं है, इन लोगों को भी मतलब आगे लाना था। ये नीति आयोग के ये सब उद्देश्य थे। प्रमुख हितधारकों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक जैसे शिक्षित और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना था। जैसे इसरो ने इतना बढ़िया बढ़िया काम करता है ना कि उसको प्रोत्साहित करना ही पड़ता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों तथा अन्य भागीदारों के सहयोग से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता की सहायता प्रणाली भी बनाना था। ये सब इसके उद्देश्य थे। विकास एजेंडा का कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच प्रदान करना था। राज्यों को कला संसाधन केंद्र के रूप में स्थापित करने, शासन पर शोध के केंद्र बनाने एवं सतत एवं न्याय संगत विकास में सर्वोत्तम तरीके अपनाने तथा विभिन्न हितधारकों को उनको पहुंचाना, ये सब नीति आयोग के क्या था, उद्देश्य था। अब हमको लास्ट बचता है जो नीति आयोग और योजना आयोग के प्रमुख अंतर। सबसे पहले नीति आयोग यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। योजना इसने एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य किया था, जबकि ऐसा इसे दर्जा नहीं मिला। याद रखिएगा, यह संवैधानिक नहीं है। यह सदस्यों के व्यापक विशेषता पर बल देता है। यह सीमित विशेषता पर बल देता है, ज़्यादा पर नहीं। यह सहकारी संघवाद की भावना पर कार्य करता है, क्योंकि यह राज्यों के समान भागीदारी सुनिश्चित करता है, मतलब कि सभी राज्य एक समान हो इसको पर। इसके वार्षिक योजना बैठकों में राज्यों की भागीदारी बहुत कम करता है, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार जो चाहती थी वही करती थी, राज्यों के मुख्यमंत्री को यहाँ पर कुछ मतलब नहीं था। कहता है प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को सीईओ के रूप में जाना जाता था। सचिवों को समान प्रक्रिया के माध्यम से ही नियुक्त किया जाता था, और इसमें प्रधानमंत्री के द्वारा। यह बॉटम अप अप्रोच था, नीचे से ऊपर जाने के लिए, लेकिन ये क्या है, ऊपर से नीचे आते थे लोग, मतलब कि काम बढ़िया नहीं है। इसे नीतियाँ लागू करने का अधिकार नहीं था कि कोई नीति लागू नहीं करता था, लेकिन यह राज्यों के लिए नीतियाँ बनाता था और स्वीकृत परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करता था। इसमें धन भी आवंटित करने का अधिकार नहीं था। इसे धन आवंटित करने की शक्तियाँ नहीं थी जो वित्त मंत्री के निहित है। ठीक है, वो जो धन आवंटन करना है वो कौन करेंगे, वित्त मंत्री। इसे मंत्रालय और राज्य सरकारों को धन आवंटित करने की भी शक्तियाँ प्राप्त थी। ठीक है, कि मंत्रालय को कितना धन देना है, राज्य सरकारों को कितना धन देना है, ये सब पंचवर्षीय योजना में निहित था। पर योजना का विकेंद्रीकरण है, लेकिन पंचवर्षीय योजना के भीतर। ठीक है, इस चीज़ अब बात को यहाँ पर समझ लिया, यहीं तक रहने दीजिए, वो ठीक नहीं है। ठीक है, इस बात को क्लियर हो गया। तो ये अभी तक जो हमने पढ़ा वो हम लोग यहाँ से देख रहे थे, योजना आयोग और नीति आयोग। ठीक है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली से लेकर कहाँ तक, 12वीं तक, और उसके बाद हम लोग पढ़े थे नीति आयोग। ठीक है, कुछ भी अच्छा लगे, थोड़ा बहुत भी अगर आप लोगों ने सीखा, थोड़ा बहुत भी याद हुआ, रोलिंग प्लान ये सब 78 से 80 तक, तो भी आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर ही देंगे, ताकि जो भी वीडियो इसमें आएंगे क्लास 10 12 के लिए वो आपको तक आसानी से पहुंच पाए। जय हिंद।